बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरा नाम उस्मान है, उस्मान शमसी मेरा नाम है। बेसिकली मैंने एक कोर्स प्रिपेयर किया है अ डीएमई के हवाले से, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स के हवाले से। मैं काफ़ी अरसे से यूनाइटेड स्टेट्स हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर एक स्टूडेंट हूँ और जो कुछ मैंने सीखा है, समझा है, वो मुझे आइडिया आया कि मैं एक कोर्स में उसको लॉन्च करूँ और ये कोर्स इंशाअल्लाह ताला जो मैंने प्लान किया है ये 15 टू 20 अ, वीडियोज़ का होगा और शुरू में जो 1-2 वीडियोज़ होंगी वो बेसिकली बेसिक्स के बारे में होंगी और फिर मेरा जो आइडिया है, प्लान है वो इस कोर्स को इंतहाई लेंथी और इंतहाई डेप्थ में जाकर चीज़ों को समझाने का है। मतलब कोई भी अगर ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट इंडस्ट्री को और ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर को अच्छे तरीके से समझना चाहता है तो मैं उसको चीज़ें घोल के पिला दूँ। ठीक है, इंशाल्लाह मैं घोल के पिला दूँगा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। हर वीडियो के साथ-साथ इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतर अवेयरनेस आती जाएगी और सेकंडली आप लोग के कोई भी क्वेश्चन्स हों तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन्स मुझसे पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सबको जवाब दूँ। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला जो है वो इस काम में बरकत दे और हम सब के लिए इसको आसान कर दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू। तो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट बेसिकली क्या है? सबसे आसान ज़बान में जिस तरीके से फ़ार्मेसी में मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, तो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट स्टोर में ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है? और इसमें व्हीलचेयर्स होती हैं, इसमें रोलेटर्स होती हैं, इसमें इनकॉन्टिनेंस सप्लाइज़ होती हैं, इसमें हॉस्पिटल बेड्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं, नेबुलाइज़र्स होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाइज़, यूरोलॉजिकल सप्लाइज़ और केन्स, क्रचेज़, क्वाड केन, वो जो बैसाखियाँ होती हैं, वो होती हैं। तो बेसिकली ये एक ड्यूरेबल मेडिकल स्टोर जो है वो वर्क किस तरीके से करता है? ये वर्क इस तरीके से करता है कि इसके पास डॉक्टर के पास से एक रेफरल ऑर्डर आता है पेशेंट का, पेशेंट जाता है डॉक्टर ऑफ़िस के पास और वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का असेसमेंट प्लान बनाता है, पेशेंट को वो चेक करता है, पेशेंट को देखता है और उसके बाद फॉर इंस्टेंस उसको गिरने का खतरा हो, उसका फ़ॉल का खतरा हो, तो वो उसको प्रिस्क्राइब ठीक है। और व्हीलचेयर प्रिस्क्राइब कर देगा और डॉक्टर ऑफ़िसेज़ में एक डिपार्टमेंट होता है रेफरल कोऑर्डिनेटर। तो रेफरल कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, वो जो उनके साथ डीएमई कॉन्ट्रैक्ट्स में होती हैं, जो पार्टनर डीएमईज़ होती हैं, जो हम हमारी तरह की डीएमईज़ होती हैं। हम बेसिकली एक रेवेन्यू साइकिल मैनेजमेंट कंपनी भी हैं और हमारी अपनी भी डीएमईज़ हैं। ठीक है? और इसके अलावा इंशाल्लाह आगे चलकर मैं होम हेल्थ एजेंसीज़ के ऊपर और अर्जेंट केयर के ऊपर और क्लिनिक्स के ऊपर और फार्मेसी के ऊपर भी जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको डेप्थ में समझाने की कोशिश करूँगा, लेकिन फ़िल वक़्त हम स्टिक रहेंगे ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट पे। ठीक है? तो होता क्या है कि डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर पेशेंट को असेस करता है और उसके बाद फिर उसको उसके गिरने का खतरा होता है या फिर उसको कोई आई मीन आप कह लो कि उसकी सर्जरी हुई भी होती है और उसको यूरोलॉजिकल सप्लाइज़ की ज़रूरत होती है, तो उसको यूरोलॉजिकल सप्लाइज़ में ऑस्टमी पाउचेज़ और इस तरह के प्रोडक्ट्स वो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर देता है। इसी तरीके से अगर पेशेंट डिस्चार्ज होके घर जा रहा है और उसको हॉस्पिटल बेड की ज़रूरत है, तो इंश्योरेंस का ऑफ कोर्स एक कवरेज क्राइटेरिया होता है, लेकिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देता है और डॉक्टर्स को ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको हर इंश्योरेंस का कवरेज क्राइटेरिया पता हो और पेशेंट की भी एलिजिबिलिटी होती है, डिफरेंट उसकी मेडिकल नेसेसिटी होनी चाहिए, जब जाके पेशेंट एलिजिबल होता है इंश्योरेंस से लेने के लिए, वरना उसको आउट ऑफ पॉकेट लेना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है ना एक ऑर्डर प्रिस्क्राइब होता है और वो रेफरल कोऑर्डिनेटर के ज़रिए या सोशल वर्कर भी डॉक्टर ऑफ़िस में, क्लिनिक्स में, होम हेल्थ केयर में होते हैं। तो वहाँ से बेसिकली वो ऑर्डर हम जैसे डीएमईज़ के पास आता है या किसी भी डीएमई के पास जाता है और उसके बाद फिर वो डीएमई सबसे पहले ऑर्डर को इनटेक करती है, पेशेंट की एलिजिबिलिटी चेक करती है, उसकी कवरेज डिटर्मिनेशन चेक होती है, उसका सेम एंड सिमिलर चेक होता है और उसके बाद अगर सारी चीज़ें क्लियर होती हैं, तो फिर वो पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी की पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में पेशेंट को कॉल करते हैं, पेशेंट से पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो को-इंश्योरेंस होती है वो लेते हैं। अब मैं को-इंश्योरेंस को और ये बहुत सारी चीज़ों को आपको आगे कोर्स में जाके इन डेप्थ में समझाऊँगा, लेकिन मैं अभी एक पहली स्लाइड है तो मैं आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूँ। तो वो पेशेंट से को-इंश्योरेंस लेंगे, अगर पेशेंट के पापास सेकेंडरी हेल्थ इंश्योरेंस होगी तो को-इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 20% वो कवर कर लेगी और 80% इंश्योरेंस कवर करेगी। तो इसी तरीके से फिर वो ऑर्डर को डिलीवर करेंगे पेशेंट के एड्रेस के ऊपर और उसके अलावा उससे पहले अगर पेशेंट की साइज़िंग या कोई डॉक्यूमेंटेशन लेनी होगी तो वो डॉक्टर ऑफ़िस से आएगी, पेशेंट का एड्रेस कन्फर्म करना होगा तो पेशेंट को कॉल करके पेशेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ऑफ़िस कॉल करके पेशेंट को कॉल करके पेशेंट की साइज़िंग इन्फॉर्मेशन और एड्रेस कन्फर्म करेगा। इसी तरीके से
डिलीवरी हो जाएगी, डिलीवरी के बाद इसमें ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट में ये होता है कि सर्विस रेंडर होने के बाद आप बिल करते हो, ठीक है? सर्विस रेंडर हो गई और उसके बाद आप एक सीएमएस का 1500 फॉर्म होता है और मेडिकेड का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, वो मैं आपको डिटेल में समझाऊँगा इंशाल्लाह, आप लोग को मज़ा आएगा, आसान करके मैं आपको समझाऊँगा। उससे पहले अगर किसी प्रोडक्ट की प्रायर ऑथराइज़ेशन लेनी होती है, तो प्रायर ऑथराइज़ेशन ली जाती है और उसके बाद फिर प्रायर ऑथराइज़ेशन नंबर के साथ क्लेम फॉर्म को फिल किया जाता है डिलीवरी करने के बाद। मतलब पहले प्रायर ऑथराइज़ेशन लेंगे, प्रायर ऑथराइज़ेशन अप्रूव होगी इंश्योरेंस से, अ, उसके बाद फिर डिलीवरी करेंगे और डिलीवरी करने के बाद जब पेशेंट को डिलीवर हो जाएगा, पेशेंट को डिलीवर होने के बाद हम इंश्योरेंस को क्लेम सबमिट करेंगे और एक और चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये हर पेशेंट से आपने कोशिश करनी है कि आप रिव्यू अपने गूगल माय बिज़नेस या जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आप चला रहे हो, उस पे आप ज़रूर डलवाओ ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी अच्छी से अच्छी हो और आपकी आपकी जो इमेज है वो अच्छी बने। तो जीएमपी पे आप उसका रिव्यू ज़रूर डलवाओ, ठीक है? अब हम आगे वाली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो अब देखो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट में ना सिर्फ़ इक्विपमेंट्स नहीं होते। ये एक पूरा स्ट्रक्चर है कि जिसमें एक डॉक्टर ऑर्डर जो है वो डॉक्टर ऑफ़िस से प्रिस्क्राइब होकर आता है। उसके बाद उसकी इंश्योरेंस कवरेज चेक होती है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में ये होता है कि उसके जो प्रोग्रेसिव नोट्स और चार्ट नोट्स होते हैं, वो चेक करने पड़ते हैं कि पेशेंट को मेडिकल नेसेसिटी इस प्रोडक्ट के लिए पूरी भी है या नहीं है और मेडिकल नेसेसिटी के साथ-साथ ये भी देखना पड़ता है कि ये रीज़नेबल भी है पेशेंट के लिए या नहीं है, ठीक है? तो मेडिकल नेसेसिटी जो है ना मार्केट टर्मिनोलॉजी में इसको बोलते हैं मेडिकल नेसेसिटी को बोलते हैं आरएनएम बोलते हैं रीज़नेबल एंड मेडिकल नेसेसिटी। वो चेक होती है डॉक्यूमेंटेशन में, उसके अलावा अगर प्रायर ऑथराइज़ेशन लेनी है तो प्रायर ऑथराइज़ेशन भी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आएगी, ठीक है? इस तरीके से अगर कोई एबीएन फॉर्म आपने पेशेंट से साइन कराना है, एडवांस बेनिफिशियरी नोटिस के बारे में भी आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। तो उसमें भी यही होता है कि आपको ये भी डॉक्यूमेंटेशन में आएगा, ठीक है? डिलीवरी प्रूफ में आपको जो आपकी प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, जब आप डिलीवर कर रहे हो प्रोडक्ट, ज़्यादातर डीएमई प्रोवाइडर्स जो सप्लायर्स हैं, कार्डिनल, मैकेसन, डीडीपी इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जाके पेशेंट का ऑर्डर पैच करते हैं, पेशेंट का ऑर्डर सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो ट्रैकिंग आईडी और एक ट्रैकिंग वाली स्क्रीन आती है, तो उसको एज़ अ प्रूफ ऑफ डिलीवरी अपने पास सेव कर लेते हैं कि अगर कोई डिनायल आया या इंश्योरेंस कल को कोई ऑडिट आता है और सीएमएस की गाइडलाइंस के हिसाब से भी एक सर्टेन टाइम तक आपको जो है ना सारी इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव करके रखनी होती है और मेरे ख्याल से 7 साल है। वो आपको अपने पास सेव करके रखनी होती है कि किसी वक़्त भी ऑडिट आ सकता है और आपको सारी डॉक्यूमेंट देनी है, ठीक है? अब बिलिंग में ज़ाहिर-सी बात है कि बिलिंग में आपने क्लेम को बिलिंग के अंदर क्लेम आता है, आपने क्लेम को सबमिट करना सीखना है, उसमें पेशेंट के डेमोग्राफिक्स होते हैं, उसमें डायग्नोसिस कोड्स होते हैं, उसमें HCPC कोड्स होते हैं। अच्छा डीएमई में ज़्यादातर HCPC कोड्स चलते हैं क्योंकि डॉक्टर ऑफिस और क्लिनिक्स वगैरह में सीपीटीज़ चलते हैं और एचसीपीसीएस कोड्स को मार्केट टर्मिनोलॉजी में HCPC कोड्स कहते हैं, ठीक है? तो वो डलते हैं, उसके अलावा ऑथराइज़ेशन नंबर जो है ना डलता है और इस तरह से वो क्लेम सबमिट होता है और फिल होता है और फिर सबमिट होता है, ठीक है? अब कंप्लायंस ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इस पूरे प्रोसीजर में। क्योंकि अगर आपने कंप्लायंस का ख़्याल नहीं रखा, तो कल को जब भी आपके ऊपर ऑडिट पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी कि हमने आपको प्रीपेमेंट करी थी और वो आपको बिल भेजेगी रिकूपमेंट का कि ये पैसे आप हमें वापस कर दें। अगर बगैर मेडिकल नेसेसिटी के आप बिल करोगे तो ज़ाहिर-सी बात है आपको पैसे मिल जाएँगे, लेकिन बाद में जाके वो बिल रिकूप कर लेगी इंश्योरेंस। ठीक है? इसी तरीके से कंप्लायंस में बहुत सारी ऐसी डीएमईज़ जिनको सही तरीके से काम नहीं करना आता, वो पहले प्रोडक्ट को बिल कर रही होती हैं, बाद में वो शिप कर रही होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कंप्लायंस का मसला है। तो जो ये कंप्लायंस है, इसको भी इंशाल्लाह हम डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे, समझेंगे। अभी आप ये समझ लो कि कंप्लायंस का मतलब ये है कि सारी डॉक्यूमेंटेशन को सही तरीके से मैनेज करके रखना, इंश्योरेंस की गाइडलाइंस और पॉलिसी के हिसाब से कि कोई भी पॉलिसी उनकी उनकी कोई भी पॉलिसी के आप खिलाफ ना जा रहे हो कि जिसकी वजह से कल को ऑडिट पड़े और रिकूपमेंट आए और फिर इश्यू हो। ठीक है, अब हम तीसरी स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं और तीसरी स्लाइड जो है ना वो है कि भाई डीएमई है क्या? भाई डीएमई बेसिकली इट्स ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है? वो प्रोडक्ट्स जो कि बार-बार इस्तेमाल किए जाएँ और जिनमें ड्यूरेबिलिटी हो, वो प्रोडक्ट्स जो है ना फ़ॉल करते हैं डीएमई के अंदर और इसके अंदर जो मेडिसिन्स होती हैं ना, वो इसके अंदर जो ड्रग्स होती हैं, वो इसके अंदर नहीं फ़ॉल करती लेकिन बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं, जो अगर आप उनकी एक्रीडेशन ले लो, तो इसके बारे में भी हम आगे जानेंगे कि वो फिर आप डीएमई से बिल कर सकते हो, ठीक है? सर्टेन न्यूट्रिशंस जो होते हैं और उसको कहेंगे कि सर्टेन अ अ अ, न्यूट्रिशंस जो है ना वो आप बिल कर सकते हो डीएमई के अंदर, लेकिन उसकी एक्रीडेशन होनी चाहिए। वो एक्रीडेशन लिस्ट में आपको क्लिक करना पड़ता है जब आप पी10 के लिए अप्लाई करने से पहले एक्रीडेशन के लिए एक फॉर्म भर रहे होते हो, तो उसमें आपको उस पे भी क्लिक करना पड़ता है। वो जब मैं बनाऊँगा एक्रीडेशन की वीडियो तो मैं आपको पूरा एक्रीडेशन का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूँगा और एक्रीडेशन मेडिकेयर पे भी अप्रूव होती है,
वही एक्रीडेशन मेडिकेड के लिए भी एक्सेप्ट हो जाती है। जो आप मेडिकेयर के लिए एक्रीडेशन कराते हो, मेडिकेड के लिए भी वो एक्सेप्ट ठीक है? दूसरी चीज़ ये है कि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये पेशेंट्स की हेल्प करते हैं। उनको फॉर इंस्टेंस अगर उनको डायबिटीज़ है तो उनको प्रिस्क्राइब होगा कंटीन्यूअस ग्लूकोज़ मॉनिटर तो वो उनकी ब्लड शुगर लेवल को रिमोटली और रैपिडली चेक करेगा जिसकी वजह से उसके वाइटल्स डॉक्टर ऑफ़िस के पास जाएँगे और उसके पास मोबाइल में भी ऐप में होते हैं तो वो उसको देखकर अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकता है और उसकी वजह से उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। इसी तरीके से हॉस्पिटल बेड है, पेशेंट को अगर मोबिलिटी में कोई इश्यू हो रहा है तो उसके लिए केन्स एंड क्रचेज़ हैं और हर मेडिकल कंडीशन के हिसाब से फिर उ उ उसकी डीएमई सप्लाई होती है। और ज़्यादातर जो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट सप्लाई होते हैं वो होम यूज़ के लिए ही होते हैं, ठीक है? तो अ, और एक यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोग समझ लो कि अ, ज़्यादातर इसमें ऐसा होता है कि डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करता है पेशेंट की मेडिकल नेसेसिटी को देखकर और पेशेंट की कंडीशन को लेकर। लेकिन बाज़ औक़ात पेशेंट पेशेंट भी डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए और फिर डॉक्टर उसकी रिक्वेस्ट पे ऑर्डर उसकी मेडिकल नेसेसिटी को देखकर ऑर्डर जो है वो अ, डीएमई कंपनी को दे देता है। ठीक है? अच्छा ड ऑफ कोर्स डीएमई कंपनी को उसका जो रेफरल कोऑर्डिनेटेड डिपार्टमेंट होगा वो देगा, डॉक्टर के पास तो उतना टाइम नहीं होता। तो अब हम इस स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं कि डीएमई के कॉमन प्रोडक्ट्स कौन से हैं। डीएमई के जो मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट्स हैं वो ये 10 हैं, जिनके ऑर्डर्स रिपीटेडली आते हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये 10 हैं और इनकी भी सब कैटेगरीज़ होती हैं। जिस तरह व्हीलचेयर में मोटराइज़्ड व्हीलचेयर है, जिसमें मैनुअल व्हीलचेयर है, वॉकर विद सीट है, इसी तरीके से हॉस्पिटल बेड में सेमी इलेक्ट्रिक बेड है और उसके अलावा सेमी इलेक्ट्रिक बेड है, फुली ऑटोमैटिक हॉस्पिटल बेड है, ऑक्सीजन इक्विपमेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, नेबुलाइज़र्स हैं, इसी तरह सीपैप, बाईपैप डिवाइसेज़ हैं, ब्रेसेज़ में हज़ारों किस्म के ब्रेसेज़ हैं, बैक, नी, शोल्डर, रिस्ट, एंकल, एल्बो, हिप ब्रेस और ये अ सबसे ज़्यादा रिइंबर्समेंट वाला प्रोडक्ट है, इसीलिए इसमें बिलिंग भी होती है और सबसे ज़्यादा जो अ बैड बिलिंग प्रैक्टिसेज़ और आप कह लो जो वेस्ट बिलिंग होती है और जो फेक बिलिंग होती है, वो इसी प्रोडक्ट के अंदर होती है। जब इंशाल्लाह हम इस तक पहुँचेंगे, तो मैं इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आप लोग को बताऊँगा कि किस तरीके से जो है ना, वो प्रोवाइडर्स इस प्रोडक्ट का गलत फ़ायदा उठाकर और सारी कंप्लायंस को तोड़कर इसको बिल करते हैं और उसके बाद वो किस तरीके से रिइंबर्समेंट कलेक्ट करके जिसकी एलएलसी होती है उसको जिसकी डीएमई होती है उसको फँसवा के लाइव हो जाते हैं। इसके बारे में भी जानेंगे। वुंड केयर सप्लाइज़ में वुंड केयर बैंडेजेज़ होती हैं और भी बहुत सारी सप्लाइज़ होती हैं। कैथेटर्स में इंटिमेडेट कैथेटर एक एग्ज़ाम्पल है। ऑस्टमी सप्लाइज़ मैंने आपको बताया ऑस्टमी पाउचेज़ और डायबिटिक मॉनिटर है, फिर उसके सेंसर्स होते हैं। अगर वो प्रिक वाला है तो उसकी लेंसेड्स होती हैं, ठीक है? तो ये 10 प्रोडक्ट की जो कैटेगरीज़ हैं ये आप कह लो मोस्ट कॉमन कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? अच्छा डीएमई और डीएमई पीओएस में क्या फ़र्क है? डीएमई तो ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट है और है ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट, प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक सप्लाइज़, ठीक है? सप्लाइज़ के अंदर ये कैथेटर्स, ऑस्टमी, वुंड केयर, डायबिटिक सप्लाइज़ आ जाती हैं और ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट के अंदर व्हीलचेयर, वॉकर और हॉस्पिटल बेड वगैरह आ जाते हैं, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोग को ये चीज़ समझ में आई होगी। हम काफ़ी आसान करके चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और और मुझे तो मज़ा आ रहा है इन स्लाइड्स को जो है ना आपके साथ शेयर करने में। तो ख़ैर एनीवेज़ मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप लोग की तरह का स्टूडेंट हूँ। तो इंशाल्लाह मिल-बाँट के पढ़ेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और एक्सपर्ट भी इंशाल्लाह हो जाएँगे। अच्छा डॉक्टर ऑर्डर टू इंश्योरेंस पेमेंट अब जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड है, वो बेसिकली एक पूरा वर्क फ्लो है कि किस तरीके से पेशेंट को ज़रूरत होती है किसी भी ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट की और उसके बाद फिर डॉक्टर इसको इवैल्यूएट करता है जब डॉक्टर अपॉइंटमेंट के ऊपर जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है और उसके बाद फिर वो अपनी कंडीशन बताता है, तो डॉक्टर उसकी कंडीशन को देखकर एक असेसमेंट और पेशेंट प्लान रखता है और उसमें फिर वो डीएमई सप्लाई को उसको रिकमेंड करता है। इसी तरीके से वहाँ से वो डीएमई ऑर्डर बनता है। डीएमई ऑर्डर जो है वो रेफरल कोऑर्डिनेटर के थ्रू डीएमई कंपनीज़ तक जाता है और उसके बाद डीएमई कंपनीज़ के पास आता है, तो सबसे पहले वो ऑर्डर इनटेक करते हैं ऑर्डर को, अपना जो भी उनका वो ईएमआर सिस्टम यूज़ कर रहे होंगे और जब हम ईएमआर सिस्टम्स वो सीआरएम्स होते हैं और वो डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके अंदर पेशेंट की इन्फॉर्मेशन सेव एंड सिक्योर रहती है। ये हम आगे जाकर मैं आपको डिटेल वीडियो में 1, 2, 3, 4 सीआरएम्स को समझाने की कोशिश करूँगा। सारे उसके ऑप्शंस मैं आपको बताऊँगा। उसमें मैं ब्राइटरी जो है वो रेस्टमेड वालों का मार्केट के अंदर सबसे ज़्यादा एडवांस्ड सॉफ्टवेयर है और एडवांस एमडीबी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूँगा। तो एलिजिबिलिटी चेक होती है, एलिजिबिलिटी कैसे चेक होती है पेशेंट का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसकी डेट ऑफ बर्थ, मेडिकेयर क्लेम नंबर या उसकी जो भी इंश्योरेंस आईडी है, उससे उसकी एलिजिबिलिटी चेक होती है और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आपको बताया कि अगर प्रायर ऑथराइज़ेशन की ज़रूरत है, तो प्रायर ऑथराइज़ेशन लेनी पड़ेगी इंश्योरेंस से और चार्ट नोट्स, मेडिकल नोट्स, प्रोग्रेसिव नोट्स ये बहुत ज़रूरी होते हैं। इसी को देखकर जो है ना एक डीएमई प्रोवाइडर ये समझने की कोशिश करता है कि पेशेंट की मेडिकल नेसेसिटी पूरी है या नहीं है या वो मेडिकल नेसेसिटी फॉर्म भेजता है या एडिशनल अ अ
अडेंडम्स भेजता है डॉक्टर ऑफिस को कि आप इसके ऊपर साइन कर दो, ताकि वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ अटैच हो जाए और स्ट्रॉन्ग मेडिकल नेसेसिटी बन जाए, ठीक है? और प्रायर ऑथराइज़ेशन का मैंने आपको बताया, उसके बाद जब प्रायर ऑथराइज़ेशन अप्रूव हो जाएगी, तो फिर डिलीवरी होगी और प्रायर ऑथराइज़ेशन के नंबर के साथ, प्रूफ ऑफ डिलीवरी के साथ और सीएमएस 1500 या जो भी इंश्योरेंस का फॉर्म है, बिलिंग के लिए क्लेम फॉर्म जो है वो भरेंगे और क्लेम को सबमिट करेंगे और या तो पेमेंट आएगी या डिनायल आएगी, ठीक है? अच्छा बिलर होगा तो पेमेंट आएगी, बहुत अच्छा प्लेयर हुआ तो डिनायल आएगा, ठीक है? तो अ, तो डिनायल क्यों आता है? डिनायल के जो डीएमई के रीज़न्स हैं ना, जो 20, 30, 40, 50 रीज़न्स हैं, वो इंशाल्लाह इतना डिटेल में मैं आप लोग को वीडियो बना के समझाऊँगा ना कि आप लोग को घोल के मैं पिला दूँगा इंशाल्लाह। अब बात सारी ये है, आपके इंटरेस्ट पे भी है, पहली वीडियो है, मैं देखना चाहता हूँ कि किस हिसाब से ऑडियंस इस चीज़ को पसंद करेगी, किस हिसाब से लोग आएँगे, पसंद करेंगे। तो अ, तो खैर एनीवेज़ मुझे पता है सीखने वाले लोग जो हैं वो और ये चैनल है भी संजीदा लोगों के लिए, तो संजीदा लोग ही इधर आएँगे, थोड़े बहुत मज़ाक-वज़ाक भी कर लिया करेंगे, तो इंशाल्लाह अच्छा एक कोर्स बन जाएगा। लेकिन ये मैंने तय कर लिया है कि ये जो है ना मैं स्ट्रीक तोड़ूँगा नहीं, अगर भले से 1 व्यूअर भी हुआ या 1 व्यूअर ना भी हुआ, मैं फिर भी इसको चलाए रखूँगा और जो कुछ भी मैंने इन 8-10 साल तो हो गए मुझे, मैंने सीखा है, समझा है, बस मेरा अभी मिशन ये है कि इसको बाँटना है। बाँटेंगे तो नहीं आएगा ना। सही है, तो दूसरी स्लाइड की तरफ चलते हैं कि बेसिकली डीएमई इंडस्ट्री के अंदर इस डीएमई के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर स्टेक होल्डर्स कितने हैं? ठीक है भाई, एक तो पेशेंट है, वो भी स्टेक होल्डर है और पेशेंट जो है वो बेनिफिशियरी भी है, उसको बेनिफिट मिलेगा और डॉक्टर ऑफिस बेसिकली प्रिस्क्राइबिंग बॉडी है और वो भी एक स्टेक होल्डर है, वहाँ से ऑर्डर जनरेट होता है और वैसे ऑर्डर होम हेल्थ केयर को भी जो है ना वो डॉक्टर्स भेज देते हैं और फिर होम हेल्थ केयर डीएमई को आगे भेजती है ऑर्डर, ठीक है? तो उसके अलावा रेफरल कोऑर्डिनेटर भी एक स्टेक होल्डर है जो बेसिकली डॉक्टर ऑफिस के अंदर ही होता है, क्लिनिक के अंदर होता है और इसके अलावा इंश्योरेंस जो मेजर इंश्योरेंसेज़ हैं, इसमें 2 तो आप लोग याद रखना, एक तो फेडरल इंश्योरेंस है। मेडिकेयर हेल्थ इंश्योरेंस इज़ अ फेडरल हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकेड जो है वो इंश्योरेंस होती है स्टेट की, ठीक है? और कैलिफोर्निया में जिस तरह मेडिकाल होती है और जो प्राइवेट इंश्योरेंसेज़ हैं जिसमें सबसे बड़ी इंश्योरेंस यूनाइटेड हेल्थ केयर है, उसके बाद ह्यूमाना है और फिर एक लंबी इंश्योरेंस की लाइन है जिसमें ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड है, एंथम वालों की और सीवीएस वालों की, एटना हेल्थ इंश्योरेंस है और इसके अलावा बहुत सारी इंश्योरेंसेस की सब्सिडियरीज़ भी होती हैं, तो बड़ी इंश्योरेंस है। तो इंश्योरेंस पेयर्स जो हैं वो एक सेगमेंट है, आई मीन वो एक स्टेक होल्डर हैं इस इंफ्रास्ट्रक्चर के और उसके अलावा ऑफ कोर्स बिलिंग टीम जो कि सारी डॉक्यूमेंटेशन को देखते हुए क्लेम फॉर्म कंप्लायंस के साथ फिल करते हैं और अकाउंट रिसीवेबल्स को देखते हैं, डिनायल मैनेजमेंट को देखते हैं और उसके बाद वेंडर जो है जिस तरह मैकेसन, डीडीपी और और कार्डिनल और ड्राइव मेडिकल और इस तरह के होते हैं। थोड़े बहुत इनके प्राइस भी एक-दूसरे से फ्लक्चुएट हो रहे होते हैं। तो डीएमई कंपनीज़ का यही है कि जो चीज़ आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा बना लो अ, प्रोवाइडर पोर्टल्स ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बना लो और उसके बाद आपको जो सप्लाइज़ जहाँ से सस्ती मिली है, वो आप सप्लाई वहाँ से लेकर पेशेंट को शिप कर दो। अमूमन आपको क्रेडिट लाइन मिली हुई होती है एक सर्टेन अमाउंट की। तो ज़्यादातर डीएमईज़ के पास जो मीडियम साइज़ डीएमईज़ होती हैं, उनके पास स्टॉक में सिर्फ़ रेंटल आइटम्स होते हैं। बाकी उनके हॉस्पिटल बेड्स, व्हीलचेयर्स वगैरह या अगर वो कस्टम पे काम करती हैं, कस्टम प्रोडक्ट्स पे काम करती हैं, तो ऑफ़ कोर्स उनका फिर वो मैन्युफैक्चरिंग और उनके पास मैन्युफैक्चरिंग वाला वाला सप्लायर भी होता है। ये जो कस्टम वाला सेगमेंट है ना, ये सबसे डीएमई का सबसे बड़ा सेगमेंट है, कस्टम वाला। इसमें रिइंबर्समेंट भी बहुत अच्छी होती हैं और ज़्यादातर वो पेशेंट जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है या उनको कोई और अ अ, मेडिकल इश्यू होता है, उस हवाले से उनको कस्टम फिट प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं। इसके ऊपर मैं एक बहुत ही डिटेल में वीडियो बनाऊँगा क्योंकि इसमें बहुत चीज़ों को समझना पड़ेगा, इसमें बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, लेकिन मज़ा आएगा। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। अब डीएमई को जो है बेसिकली कौन-कौन से पेयर्स और कौन-कौन सी इंश्योरेंसेस पे करते हैं। एक तो मैंने आपको बताया फेडरल इंश्योरेंस मेडिकेयर है, फिर स्टेट इंश्योरेंस मेडिकेड है, फिर ये मेडिकेयर एडवांटेज प्लान क्या होते हैं? मेडिकेयर अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ, मेडिकेयर एडवांटेज प्लान वो होते हैं, ये जो प्राइवेट इंश्योरेंसेस के साथ मेडिकेयर ने एक पार्टनरशिप करी होती है। मतलब पेशेंट के पास जो है ना बेसिकली जिस तरह पेशेंट फॉर इंस्टेंस 65 का हुआ, तो अब वो मेडिकेयर के लिए एलिजिबल हो गया, उसके पास अब 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो स्ट्रेट मेडिकेयर ले ले जिसको ट्रेडिशनल मेडिकेयर कहते हैं, या फिर वो मेडिकेयर एडवांटेज का कोई प्लान ले ले और मेडिकेयर एडवांटेज का प्लान जो है ना जुड़ा हुआ होता है प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ। जिस तरह ह्यूमेना है और ह्यूमेना है, यूएचसी है, ये सारी ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड है, ये सारी इंश्योरेंसेज़ हैं, तो वो उसके साथ जुड़ा होगा, ठीक है? तो इस केस में जो बेसिकली मेडिकेयर होती है, वो वो बेसिकली ह्यूमेना या यूएचसी को पे करेगी और डीएमई को ह्यूमेना या यूएचसी पे करेगी मेडिकेयर एडवांटेज प्लान में, ठीक है? और मेडिकेयर एडवांटेज प्लान के अंदर 5-6 जो है वो ग्रुप्स होते हैं, एचएमओ, पीपीओ, ईपीओ, एलपीपीओ, इनके बारे में आगे समझेंगे। अच्छा, कमर्शियल इंश्योरेंस क्या होती है? इसके बारे में भी मैं आपको आगे डिटेल में बताऊँगा। प्राइवेट इंश्योरेंस में मैंने आपको बताया कि ये तो सारी इंश्योरेंसेज़ के मैंने नाम लिए, ब्लू क्रॉस ब्लू शील्ड, एटना
और ह्यूमाना, यूनाइटेड हेल्थ केयर सारे प्राइवेट इंश्योरेंस के अंदर आते हैं। सेकेंडरी इंश्योरेंस क्या होती है? सेकेंडरी इंश्योरेंस वो होती है जिस तरह आपके पास फॉर इंस्टेंस प्राइमरी इंश्योरेंस में मेडिकेयर ट्रेडिशनल प्लान है, तो आपके पास सेकेंडरी में फिर जो है ना वो आपकी वो प्राइवेट इंश्योरेंस होगी जो आपने ली हुई है। तो जो आपकी को इंश्योरेंस होगी, जो आपकी को पेशेंट की को-इंश्योरेंस होगी, वो सेकेंडरी इंश्योरेंस कवर करेगी। इवन डिडक्टिबल्स भी जो होते हैं ना, वो भी सेकेंडरी इंश्योरेंस कवर कर जाती है, ठीक है? जब सेकेंडरी इंश्योरेंस होती है पेशेंट के पास, वो एक्टिव होती है, उसके पास कवरेज कवरेज क्राइटेरिया उसका मेट हो रहा होता है, तो फिर पेशेंट से को-इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है आउट ऑफ पॉकेट, वो सेकेंडरी इंश्योरेंस पे कर देती है। सप्लीमेंट और मेडिकेयर प्लान क्या होते हैं? ये इस पे मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, ये मेडिकेयर एडवांटेज की तरह होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट और मेडिकेयर में आप समझो कि मेडिकेयर भी एक्टिव होता है और सेकेंडरी वाला भी एक्टिव होता है प्लान, ठीक है? दोनों प्लान समझो आप प्राइमरी की स्टेज पे काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसकी बॉडी को और इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को मैं आगे जाके आपको डिटेल में समझाऊँगा। पेशेंट आउट ऑफ पॉकेट जो है ना बेसिकली वो ट्रांज़ैक्शन है जो पेशेंट अपनी जेब से पे करता है, ठीक है? ये सीन है। अब हम आगे वाली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अच्छा, डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बैकबोन ऑफ डीएमई। ऑफ कोर्स, जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना वो डीएमई कंपनी की बैकबोन होती है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कि अ, जो भी क्लेम बिल हो रहा होता है वो ऑर्डर के ऊपर बिल हो रहा होता है। और आपको जो सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल अप टू डेट और क्लियर और पॉलिसी के हिसाब से रखनी पड़ती है, क्योंकि कल को ऑडिट आया तो फिर वो रिक्रूटमेंट आएगी जो मैंने आपको पहले बताया। तो डॉक्टर ऑर्डर क्या होता है? भाई डॉक्टर ऑर्डर वो होता है, एक सिंपल सी प्रिस्क्रिप्शन होती है, उसमें डॉक्टर की इन्फॉर्मेशन होती है, पेशेंट के कुछ डेमोग्राफिक्स होते हैं, उसमें जो डॉक्टर ने डायग्नोसिस किया होता है, उसके कोड्स होते हैं उसके अंदर, और उसके अलावा जो उसने पेशेंट को डीएमई सप्लाई प्रिस्क्राइब की हुई होती है, उसका हिक पे कोड होता है, और कुछ डिस्क्लेमर लाइन्स होती हैं, डॉक्टर का सिग्नेचर होता है, और डेट होती है ऑर्डर की, ठीक है? क्योंकि ऑर्डर की भी हेल्थ होती है, और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट के ऑर्डर्स की जो ऑर्डर्स होते हैं बेसिकली वो एक उनकी हेल्थ होती है, और उसके बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो फिर आपने दोबारा से ऑर्डर रिन्यू कराना होता है, ठीक है? अब फॉर इंस्टेंस आपके पास एक इनकॉन्टिनेंट सप्लाइज़ का ऑर्डर आया डायपर्स का, तो ज़ाहिर-सी बात है डायपर्स डायपर्स जो होते हैं वो रिकरिंग पेशेंट को जा रहे होते हैं। लेकिन वो 6 महीने के बाद जो है ना वो प्रिस्क्रिप्शन अ, एक्सपायर हो जाती है, तो फिर आपको डॉक्टर से उसको री-प्रिस्क्राइब कराना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन को अपडेट करना पड़ता है। चार्ट नोट्स वो बेसिकली मेडिकल नोट्स होते हैं, प्रोग्रेसिव नोट्स होते हैं, जिसमें सारी पेशेंट की मेडिकल इन्फॉर्मेशन सेव हो रही होती है कि वो बेसिकली जितनी बार भी डॉक्टर ऑफ़िस गया, तो डॉक्टर ने क्या असेस किया, उसके हिसाब से क्या प्लान बनाया, उसको क्या मेडिकेशन दी, अगर कोई लैब टेस्ट दिया, तो क्या लैब टेस्ट दिया, अगर कोई होम मेडिकल इक्विपमेंट या होम मेडिकल सर्विसेज़ उसको उसको प्रिस्क्राइब करी, जिसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, या फिर नर्सिंग स्टाफ है, या डिफरेंट टाइप के थेरेपिस्ट होते हैं, तो उसकी डिटेल्स होंगी वहाँ पे। और उसके अलावा उसके वाइटल्स होंगे सारे के सारे, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी और उसके अलावा उसके हाइट, वेट सब कुछ चार्ट नोट्स में होगा, ठीक है? प्रायर ऑथराइज़ेशन एक सिंपल फॉर्म होता है, उसमें आप चार्ट नोट्स को अटैच करते हो, और आप बेसिकली उसमें आपकी भाई बॉडी होती है जिसमें आप पेशेंट का केस लिखते हो कि भाई पेशेंट का ये केस है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, ये डायग्नोज़ हुआ है, और ये एक पे कोड जो है वो पेशेंट को देना है, और ये बेसिकली आप इंश्योरेंस को आप सबमिट करते हो, और इंश्योरेंस फिर 24 टू 48 आवर्स के अंदर आपको प्रायर ऑथराइज़ेशन का स्टेटस देती है, या तो वो अप्रूव्ड होती है, डिनाइड होती है। अप्रूव्ड होती है तो अप्रूव के साथ एक प्रायर ऑथराइज़ेशन नंबर होता है, जो आपने फिर डिलीवरी के बाद क्लेम फॉर्म में आपने इस्तेमाल करना होता है। ठीक है? कंटीन्यूअस नीड और यूज़ नीडेड फॉर रिकरिंग सप्लाइज़ ऑ ऑफ कोर्स नीड में बहुत सारे ऐसे सप्लाइज़ होते हैं जिसमें कैथेटर्स भी हैं, डायपर्स भी हैं, और उसके अलावा वो जो सेंसर्स होते हैं डायबिटिक मॉनिटर्स के, और बहुत सारी सप्लाइज़ होती हैं जिनकी सप्लाइज़ जो है वो 15 दिन के हिसाब से या हर महीने पेशेंट को कंप्रेशन स्टॉकिंग्स जो होते हैं, वो पेशेंट को हर महीने जाते हैं। उसके डे के पीरियड्स अलग होते हैं, नाइट पीरियड्स उसके अलग होते हैं। तो और डायग्नोसिस बेसिकली क्या होते हैं? डायग्नोसिस जो है ना बेसिकली उर्दू में बोलते हैं डायग्नोसिस को, उर्दू में बोलते हैं तशख़ीस, उर्दू में बोलते हैं तशख़ीस। फॉर इंस्टेंस पेशेंट डॉक्टर ऑफ़िस के पास गया है और उसको अगर पेन है या बुखार है, तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिज़ीज़ेज़ में ना, उसमें क्या होगा कि उसमें हर मेडिकल कंडीशन और हर मेडिकल डायग्नोसिस के हिसाब से एक कोड उन्होंने स्पेसिफ़िक रखा हुआ होता है, जो सारी दुनिया में सेम चलते हैं, ठीक है? उनको आईसीडी कोड्स बोलते हैं, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस, ठीक है? और वो पूरी दुनिया में सेम रहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि और ये बेसिकली आप कह लो कि हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर जो कोडिंग है, वो डायग्नोसिस की कोडिंग होती है, ठीक है? जो कोडर्स होते हैं, वो बेसिकली एक्सपर्टीज़ हासिल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोसिस की, ठीक है? और उनके कोड्स की। इसके बारे में जब हम इस चैप्टर में पहुँचेंगे तो मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगा, अभी मैंने आपको सरसरी तौर पे बता दिया, समझा दिया। अच्छा, मेडिकल नेसेसिटी क्या होती है? मेडिकल नेसेसिटी देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। मेडिकल नेसेसिटी का ये मतलब है कि अगर एक डॉक्टर ने एक पेशेंट को एक प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब किया, डीएमई प्रोडक्ट को, और उसके बाद
उसके जो चार्ट नोट्स हैं, जब डीएमई ने उसको एनालाइज़ किया और देखा कि यार पेशेंट को तो हर पेयर का एक कवरेज क्राइटेरिया होता है और एक मेडिकल नेसेसिटी होती है। हर पेयर ने उस प्रोडक्ट के हिसाब से मेडिकल नेसेसिटी रखी हुई होती है कि अगर पेशेंट को ये मेडिकल नेसेसिटी होगी तो हम ये इस प्रोडक्ट को क्वालीफाई करेंगे, ठीक है? तो वो पेशेंट के चार्ट नोट्स के अंदर वो डायग्नोसिस ढूँढना होता है कि क्या पेशेंट को अ, ये डायग्नोसिस है, क्या पेशेंट को पेन है या पेन इस कंडीशन का है और क्या वो इन स्टेप से गुज़र चुका है या नहीं गुज़रा है? उसकी मेडिकल नेसेसिटी साबित होती है, वरना मेडिकल नेसेसिटी नहीं है, आप प्रोडक्ट दे दोगे, बिल हो जाएगा, पेमेंट आ जाएगी और फिर इंश्योरेंस बोलेगी हमने प्रीपेमेंट किया था और वो कॉपी कर वो रिकमेंड कर देगी। तो बगैर मेडिकल नेसेसिटी अ, के प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करना और पेशेंट को सर्विस करना ये कोई अ, अकलमंदी की बात नहीं होती। पेशेंट को बोलना होता है कि यार आपकी मेडिकल नेसेसिटी पूरी नहीं है। पहले तो ये है कि आप डॉक्टर ऑफ़िस से डॉक्यूमेंटेशन पूरी कराओ कि भई आप उनसे कहो कि आप मेडिकल नेसेसिटी के फॉर्म पे साइन करें या या एडेंडम या रिटन चार्ट नोट्स आप हमें दें या फिर पेशेंट जो है ना उस प्रोडक्ट को आउट ऑफ पॉकेट खरीदे, ठीक है ना? और इसी तरीके से प्रूफ ऑफ डिलीवरी है, प्रूफ ऑफ डिलीवरी का मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया है कि आप जिस भी वेंडर से जाके प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हो, उसकी जो ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन है उसको आप अपने पास सेव करके रखो, हर पेशेंट की फाइल बना के ड्राइव के अंदर ताकि कल को ऑडिट पे आपके पास हर चीज़ पेपर हो कोई भी ऑडिट या कोई भी क्यूरी आई, आपने 2 मिनट के अंदर अब तो एआई का ज़माना है, ऑटोमैटिकली आपने पेयर को सबमिट कर दिया और इससे जब आप अच्छे तरीके से ऑडिट्स को क्लियर करोगे, तो पेयर का आप पे ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? और इससे आगे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा डीएमई के जो बिलिंग के बेसिक्स हैं ना, ये हिक-पिक कोड्स और जो सीपीटी कोड्स होते हैं सीपीटी कोड्स होते हैं कॉमन प्रोसीजर टर्मिनोलॉजी होती है। हिक-पिक कोड की अभी फुल फॉर्म मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है? ये बेसिकली प्रोडक्ट के कोड्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स को डिफरेंट डिफरेंट कोड्स की कैटेगरीज़ के अंदर डाला होता है और हर किसी का एक यूनिक कोड होता है, ठीक है? जो बेसिकली क्लेम फॉर्म के अंदर भी डलता है। अ इंश्योरेंस को जब हम सबमिट करते हैं, आईसीडी का मैंने आपको बता दिया कि डायग्नोसिस कोड होते हैं और ये 10th क्लासिफिकेशन जो है ना अब तक चल रही है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डायग्नोसिस या डिजीज़ेज़ कहते हैं इसको और ये 10th इसकी अ, 10th इसका वर्ज़न चल रहा है अब और मॉडिफायर्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं जिस तरह फॉर इंस्टेंस एक ब्रेस है और आपको इंश्योरेंस को ये स्पेसिफ़ाई करना है कि हमने उसको लेफ्ट नी का ब्रेस दिया है। तो एक मॉडिफायर यूज़ होगा कि जो अ, इंश्योरेंस को स्पेसिफ़ाई करेगा कि ये बेसिकली पेशेंट को गया है लेफ्ट नी ब्रेस, ठीक है? और आईसीडी कोड में भी मॉडिफायर्स होते हैं। आईसीडी कोड में मॉडिफायर इसलिए इस्तेमाल होते हैं ताकि कंडीशन को और डीप जाके और क्लासिफ़िकेशन में जाके और सब कैटेगरीज़ में जाकर उस मेडिकल कंडीशन को, उस डिज़ीज़ को, उस डायग्नोसिस को पार्टिकुलरेट किया जाए, ठीक है? तो जो मॉडिफायर्स होते हैं वो आईसीडी में भी होते हैं और ऑफ कोर्स मॉडिफायर्स वो होते हैं किसी भी कोड के बाद जो एक डॉट होता है और डॉट के बाद जो कोड्स होते हैं, वो मॉडिफायर्स होते हैं, ठीक है? और जो डीएमई के अंदर रेंटल और न्यू और यूज्ड की 3 कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट होते हैं। एक रेंटल प्रोडक्ट की कैटेगरी होती है और एक न्यू का मॉडिफायर होता है और एक यूज्ड का मॉडिफायर होता है। तो ये 3 मॉडिफायर्स जो एनयूआरआर और यूज्ड का जो मॉडिफायर है, ये भी मॉडिफायर्स के अंदर ही फॉल करता है। ठीक है, सीएमएस 1500 फॉर्म मैंने आपको बताया बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीन फॉर्म होता है। इसमें पेशेंट की डेमोग्राफिक, इक्विक कोड, आईसीडी कोड, मॉडिफायर ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड है, तो ऑथराइज़ेशन लेने के बाद जो उसका नंबर होता है अ, वो सबमिट करते हैं, वो सबमिट क्लीयरिंग हाउस से गुज़रता है, अगर कोई गलती होती है उस फॉर्म के अंदर तो क्लीयरिंग हाउस से ही आगे नहीं जाता, वो वहीं पे ही रुक जाता है और वो आपके पास आ जाता है और फिर आप उसको क्लेम को दोबारा से रीसबमिट करते हो या उसी को एडिट करके आगे भेजते हो, ठीक है? ईओबी जो है ना ये एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स होता है और अ एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स होता है और जो ये ईआरए होती है ये इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस होती है, ठीक है? ईओबी का मतलब ये होता है कि जब इंश्योरेंस के पास क्लेम जाता है तो वो फिर आपको 7 डेज़ के बाद 14 डेज़ के बाद हर इंश्योरेंस की अपनी ईओबी भेजने की पॉलिसी होती है, वो आपको ईओबी भेजते हैं और ये बेसिकली उसमें एक पूरी इनवॉइस की तरह की होती है, आपको बताते हैं कि इतना आपने बिल किया था, इतना आपने बिल किया था, इतने पेशेंट्स के डिडक्टिबल्स थे, इतना उसका को-इंश्योरेंस था, को-इंश्योरेंस डीएमई में ओह सॉरी को-पे डीएमई में नहीं होता। इतना को-इंश्योरेंस था, हमने इतनी अमाउंट अलाउड करी, इतनी अमाउंट आपको पे कर दी, अपने 80% के हिसाब से 20% आप जाके पेशेंट से कलेक्ट कर लो। ठीक है, पेशेंट की को-इंश्योरेंस है या ऑटोमैटिकली इंश्योरेंस जो है वो सेकेंडरी अगर उसकी इंश्योरेंस होती है तो उसको क्लेम फॉरवर्ड कर देती है और फिर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगर उसके पास सेकेंडरी इंश्योरेंस है तो वो 20% वो कवर हो जाता है। ठीक है? अब इसके बाद ये जो इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस एडवाइस है, वो आपके पास आ जाएगी, इसको भी मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा, ठीक है? और डिनायल्स या अपील्स अ, या तो जो क्लेम होगा या डिनाय होगा या अप्रूव होगा और सॉरी यहाँ पे अपील लिखा हुआ है। अगर डिनायल होगा तो ऑफ कोर्स आप इंश्योरेंस से पहले मसला पूछोगे कि डिनाय क्यों हुआ है? वो क्लेम भी एडिट हो जाता है, क्लेम को रीसबमिट भी कर सकते हैं कुछ कंडीशंस में और फिर कुछ कंडीशंस में अपील्स भी कर सकते हैं और फिर वो एक एएलजे की भी हियरिंग होती है, उसके बारे में भी आपको डिटेल से बताऊँगा। ठीक है? अब
हम अगली स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं और कॉमन डीएमई रिस्क, ठीक है? अच्छा, अब मैं जब ये स्लाइड्स बना रहा था, मैंने कोशिश करी थी मैं शुरू की जो स्लाइड्स है ना, उसमें बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ों को डालूँ, लेकिन अभी मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैंने अ, सब कुछ तो तकरीबन डाल ही दिया है इसमें। खैर एनीवेज़ कोई बात नहीं, आगे जाके हम इसको डिटेल में भी समझेंगे। अच्छा, कॉमन डीएमई रिस्क मतलब डीएमई के क्या कॉमन रिस्क होते हैं? मिसिंग ऑर्डर, वीक मेडिकल नेसेसिटी, नो प्रायर ऑथराइज़ेशन। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि मैंने आपको पीछे बताया कि भाई अगर प्रायर ऑथराइज़ेशन रिक्वायर्ड है और आपने नहीं ली और क्लेम सबमिट कर दिया तो ये एक रिस्क है। अगर मेडिकल नेसेसिटी पूरी नहीं हुई और वीक मेडिकल नेसेसिटी और आपने बिल कर दिया, पेशेंट को सर्विस कर दिया, ये एक रिस्क है। मिसिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि ऑर्डर आया था, ऑर्डर मिस हो गया और वो आपके डॉक्यूमेंट्स में अभी नहीं है या आपके फैक्स सर्वर में कोई इश्यू आ गया, ये एक रिस्क है। इसी तरह प्रूफ ऑफ डिलीवरी जो है, अगर प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपके पास नहीं है और प्रूफ ऑफ डिलीवरी आपने पास अपने पास सेव नहीं करी है, वो मिस हो गई, ये एक रिस्क है। अगर आपने हिक-पिक कोड या मॉडिफायर गलत लगाया है तो ऑफ कोर्स क्लेम डिनाई होगा और पूरा टाइम दोबारा से लगेगा, आप दोबारा से क्लेम को रीसबमिट करोगे, तो ये भी एक रिस्क है और इसमें टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होगा और सेम एंड सिमिलर आपने अच्छी तरीके से चेक नहीं किया, तो जब आप क्लेम सबमिट करोगे इंश्योरेंस आपको आगे से बताएगी कि ये प्रोडक्ट तो पेशेंट को मिल चुका है, ये इसके लिए तो एलिजिबल है ही नहीं, तो ये भी एक रिस्क है और इससे नुकसान होगा, ठीक है ना? मिसलीडिंग मार्केटिंग मिसलीडिंग मार्केटिंग ये जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस पे भी एक डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन ये मैं अभी आपको बता देता हूँ कि बदकिस्मती से ऐसे प्रोवाइडर्स भी होते हैं जो रेफरल ऑर्डर्स को ऐसी मार्केटिंग से लेके आते हैं जो कि पॉलिसी के खिलाफ होता है, जिसमें वो फेक सिग्नेचर्स करते हैं, जिसमें वो चार्ट नोट्स को एडिट करते हैं, जिसमें वो पेशेंट्स को गिफ्ट्स के बारे में बताते हैं और डिफरेंट ऐसे बेनिफिट्स के बारे में बताते हैं कि जो पेशेंट की ज़रूरत होती नहीं है, जो रीज़नेबल भी नहीं होता, जो पेशेंट की नीड भी नहीं होती और वो बताने के बाद पेशेंट को फ़ाइल करते हैं कि वो डॉक्टर ऑफ़िस कॉल करके या पेशेंट को इंटरेस्टेड करते हैं कि वो उनके बिहाफ़ पे डॉक्टर ऑफ़िस ऑर्डर भेजें और फिर उसको साइन कराएँ। और फिर उसपे वो फेक सिग्नेचर भी खुद करते हैं, गलत प्रैक्टिस ये भी है। कार्ड नोट्स को भी एडिट करते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। ये काम भी ये लोग करते हैं। तो मिसलीडिंग मार्केटिंग में ये चीज़ें आती हैं, इसकी बहुत सारी रूट्स हैं, ये हम आगे जाके समझेंगे। रूटीन कोपे बिहेवियर, ये रूटीन कोपे बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा रिस्क है। अब इसमें क्या होता है जो ये मिसलीडिंग मार्केटिंग करती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज़ ये पेशेंट से वो इंश्योरेंस कलेक्ट नहीं करती। जो उसकी 20% को इंश्योरेंस होती है वो कलेक्ट नहीं करती और रूटीन बिहेवियर कर देती हैं। जब ऑडिट आता है ना तो जो मेडिकेयर की थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है तो वो डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ चेक करती है कि ये वाला जो प्रोवाइडर है ये पेशेंट से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँगता है या नहीं माँगता। ठीक है, अगर नहीं माँगता तो ये क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिसी ये है कि आपको पेशेंट को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का बिल भेजना ही भेजना है। ठीक है, तो ज़्यादातर ये जो अ ऐसे कॉल सेंटर्स होते हैं जिनको इतनी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन नहीं होती कैंपेन के हवाले से और इंडस्ट्री के हवाले से, तो उनको सही तरीके से काम करना भी नहीं आता। तो ये खैर कसूर तो हम जैसों का ही है, इसीलिए ये कोर्स बनाने का एक मकसद ये भी है कि जो इस तरह के काम करने वाली एजेंसीज़ हैं, जो इस तरह के काम करने वाले बच्चे हैं और जो सेंटर्स हैं, कॉल सेंटर्स हैं, वो सारे के सारे एक्चुअल और बिल्कुल ऑर्गेनिक और ट्रेडिशनल और साफ-सुथरा काम करें और उसमें ग्रोथ भी है, उसमें मज़ा भी है, सुकून भी है, सब कुछ है उसमें। तो ये मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी है, इसीलिए मैं ये कोर्स बना रहा हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसमें बरकत डाले। अच्छा ओवर पेमेंट और रीपेमेंट का मैंने आपको बताया कि अगर पेयर ने कोई बिल को अप्रूव कर दिया है और बाद में कोई मेडिकल नेसेसिटी या पीछे जितने भी हमने इश्यूज़ और रिस्क डिस्कस किए हैं, इनमें कोई भी इश्यू आ जाता है, तो वो फिर उसको रिकूप कर लेते हैं और बोलते हैं कि हमने आपको पेमेंट कर दी थी। ठीक है ना? अच्छा, इसमें करियर और बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? इसमें एक इनटेक स्पेशलिस्ट होता है डीएमई कंपनी में। जो जब ऑर्डर आता है उसको इनटेक करता है, वो सॉफ्टवेयर के अंदर अब तो सब कुछ ऑटोमैटिक हो जाता है, एआई का ज़माना है, ठीक है। लेकिन अभी भी इनटेक स्पेशलिस्ट होते हैं और उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनकी कुछ ऑब्लिगेशंस होती हैं। एलिजिबिलिटी स्पेशलिस्ट वो होते हैं जो पेशेंट की डेमोग्राफिक्स के साथ इंश्योरेंस की कवरेज को चेक करते हैं और ये चेक करते हैं कि पेशेंट इस प्रोडक्ट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, उसके डिडक्टिबल्स कितने हैं, को-इंश्योरेंस क्या है और उसके पास आउट ऑफ नेटवर्क और इन नेटवर्क कवरेज है या नहीं है। इन नेटवर्क, आउट ऑफ नेटवर्क के बारे में भी आगे समझेंगे। प्रायर ऑथराइज़ेशन का स्पेशलिस्ट होता है, जिसको प्रायर ऑथराइज़ेशन का फॉर्म सबमिट करने आता है और ये हलवा चीज़ है, जब मैं आगे आगे आप लोग को सिखाऊँगा, तो मेरे ख़्याल से तो मुझे सिखाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसकी खुद ऑलरेडी सीएमएस वालों ने यूट्यूब पे जो है ना इसके प्रायर ऑथराइज़ेशन के पूरे-पूरे ट्यूटोरियल्स डाले हैं। तो आप लोग वहाँ से जाके देख लेना और मैं जब वीडियो बनाऊँगा मैं वही उसमें डिस्कस करूँगा, तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है? तो मैं मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत क्यों करूँ जब उन्होंने इतनी बेहतरीन चीज़ जो है ना बनाई हुई है। तो खैर एनीवेज़, डीएमई बिलर की ऑफ कोर्स ज़रूरत होती है। ठीक है? डीएमई बिलर की ज़रूरत होती है जो बिलिंग करता है और अकाउंट रिसीवेबल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है जो बेसिकली ईआरएज़ आ रही होती हैं, उनको सॉफ्टवेयर में जाके उनको क्लासिफ़ाई करता है। डिनायल आ रहा है तो डिनायल मैनेजर उसके ऊपर काम करता है
और अमूमन छोटी कंपनी में ये सारे टास्क जो है ना वो एक ही बंदे के पास होते हैं। मतलब इनटेक भी एक ही कर रहा होता है, एलिजिबिलिटी भी एक ही ऑफिसर चेक कर रहा होता है, बिल भी वही कर रहा होता है, प्रायर ऑथराइजेशन भी वही ले रहा होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स, डिनायल्स, पेशेंट से कोऑर्डिनेशन, क्रेडेंशियलिंग और जो है ना वो बिज़नेस ओनर से उसको बात करनी है। हो सकता है वो खुद ही बिज़नेस ओनर हो और रेफरल जो कोऑर्डिनेटर होता है वो भी वो खुद बना हुआ होता है, ठीक है? तो एक रेफरल कोऑर्डिनेटर डीएमई के अंदर भी होता है, ठीक है? और एक डॉक्टर ऑफिस के अंदर भी होता है क्योंकि डीएमई जो सप्लाइज़ नहीं कर सकती और उसके कवरेज क्राइटेरिया के अंदर मतलब वो नहीं है एक्रीडेटेड उस प्रोडक्ट के साथ या उस इंश्योरेंस के साथ वो क्रेडेंशियल्ड नहीं है, तो ऑफ कोर्स वो ऑर्डर दूसरी डीएमई को रेफर करना पड़ेगा। तो जो रेफरल कोऑर्डिनेटर होता है वो डीएमई में भी होता है। तो ये सारी गिग्स हैं जो ये सारी ऑब्लिगेशंस हैं, ये अलग-अलग बंदे भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ द कंपनी और ये बेसिकली एक बंदा भी हो सकता है, ठीक है? अब मेरे ख़्याल से ये 13th स्लाइड है और उसके बाद आखिरी स्लाइड है, ओके? वो आखिरी स्लाइड तो क्लोजिंग वाली स्लाइड है। अच्छा, अब ये जो मैं कोर्स बना रहा हूँ, इस कोर्स से आप लोग सीखोगे क्या? क्या समझोगे? और मेरा आइडिया क्या है? वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊँगा कि डीएमई की हिस्ट्री क्या है? इसका मार्केट साइज़ क्या है? ठीक है? उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि एनपीआई किस तरह से फॉर्म होता है, पी10 क्या होता है, पी10 किस तरह से लिया जाता है, एक्रीडेशन किस तरीके से होती है, उसका एक पूरे प्रोसेस की वीडियो मैं बनाऊँगा, आपको एक्रीडेशन सिखाऊँगा, एलिजिबिलिटी किस तरह चेक करते हैं, बेनिफिट्स किस तरह चेक करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कीपिंग किस तरह करते हैं, डिनायल मैनेजमेंट में कैसे काम करते हैं और रियल टाइम सिनेरियोज़ जो है ना वो मैं इंशाल्लाह आप लोग को बताऊँगा। रिकरिंग सप्लाइज़ के बारे में बताऊँगा और कंप्लायंस ऑडिट्स के बारे में बताऊँगा, मेडिकेयर, मेडिकेड, कमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में आपको बताऊँगा, प्रोडक्ट्स एंड HIPAA कोड्स के बारे में बताऊँगा, प्रायर ऑथराइजेशन के बारे में बताऊँगा डिटेल में, सीएमएस 1500 के फॉर्म के बारे में बताऊँगा, पेशेंट कोऑर्डिनेशन और मार्केटिंग एंड रेफरल जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि भाई ऑर्डर आएगा तो धंधा चलेगा ना भाई, ऑर्डर नहीं आएगा धंधा कैसे चलेगा? असल काम तो है ऑर्डर लाना, ठीक है? बाकी बातें तो बात की बातें हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको दिल खोल के सिखाऊँगा, ठीक है? इंशाल्लाह और अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएँगे, वो बेसिकली होगी डीएमई की हिस्ट्री के ऊपर और उसके मार्केट साइज़ के ऊपर, ठीक है? और इंशाल्लाह उसमें हम और डिटेल में चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि आप लोग को ये समझ में आया होगा और आप लोग को मज़ा आया होगा और साथ-साथ आप लोग मुझे रिकमेंडेशंस भी देते रहना, अगर आप लोग इस कोर्स के हवाले से और क्रिएटिव्स के हवाले से या किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी रिकमेंडेशन देना चाहो, तो आप लोग ज़रूर देना, मैं उसको रिकॉग्नाइज़ करूँगा और उसमें अमल करने की कोशिश करूँगा और और बस आज के लिए इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जज़ाकल्लाह ख़ैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।